Good morning, students. Myself Jitendra Sharma, working in Lord Krishna International School as a SS teacher. Today we will start chapter number 1 in class 8 standard. So the chapter name is Arrival of European in India. As we all know कि इंडिया एक कंट्री है जो स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। बहुत सारे ट्रेडर्स आए ट्रेडिंग करने के लिए, एक्सप्लोरर आए इंडिया में विजिट किया, और इसकी वजह से फॉरेन जो कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, वो मर्ज हुआ हमारी कंट्री के साथ। तो योर चैप्टर इज ऑन दिस बेस ओनली अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस इंडिया में आए क्योंकि आपको पता है जो हमारे जो पोर्टुगल सेलर है वास्को द गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यूरोपियन ट्रेडर्स सेलर है, वो इंडिया का रूट फाइंड करके इंडिया में आए थे। तो शैल स्टार्ट अवर चैप्टर राइट नाउ। हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो कंट्री है लीडिंग कंट्री थी उस टाइम पे वर्ल्ड में, और बहुत सारे होल वर्ल्ड हमें जानता था इस चीज़ के लिए। हमारा कल्चर बहुत अच्छा था, प्रॉस्परियस कल्चर था, मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर, और बहुत सारे जो लोग हैं वो ईगरली हमारी कंट्री में चाहते थे कि वो यहाँ से वो वेल्दी होकर अपने कंट्रीज में जाए। मतलब पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो गोल्डन बर्ड। तो वो इसकी वजह से कि बिकॉज वे बहुत वेल्दी थी और बहुत प्रॉस्पेरियस थी, उसका कल्चर बहुत प्रॉस्पेरियस था, उसके जो किंग थे वो भी बहुत प्रॉस्पेरियस थे। तो उस रिलेटेड है इंडिया द लैंड ऑफ स्पाइसेस। अब इंडिया जो है वो लैंड किसका था? स्पाइसेस का था। मर्चेंट्स आए, नॉर्थ वेस्ट लैंड से आए, ईस्टर्न लैंड से आए, मुस्लिम्स आए, टर्कीज आए, अरब ट्रेडर्स आए, उन्होंने लैंड रूट फाइंड किया, अरबियन जो है वो, और सिचुएशन चेंज होती रही और धीरे धीरे इंडियन कॉमोडिटी की बहुत डिमांड होने लगे। सिल्क है, कॉटन क्लोथ्स हैं, ब्लैक पेपर हैं, स्पाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस होने लग गई और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने लगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो बहुत जगने लग गया इंडिया में, और वो लोग यहाँ पर आए। तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो यूरोपियन है, मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स एक्सप्लोर कम टू इंडिया, बहुत सारे ट्रेडर्स एंड एक्सप्लोरर हैं वो इंडिया में आए। एक जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने इंडिया का रूट फाइंड किया था। कोलंबस एंड इटालियन एक्सप्लोरर, वन ऑफ द brave sailor who ventured out to find the sea route to India. He thought that one can go to the east while west also. Why did he believe so? Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America. As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. Hence, even today, the natives of America are called Red Indian, and the island group in the Caribbean is known as the West Indies. अब कोलंबस ने क्या था कि वो इटालियन एक्सप्लोरर था, बहुत ब्रेव था, उन्होंने एक वेंचर किया था सी रूट में इंडिया को फाइंड करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि है ना, उन्होंने सोचा कि कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट वाली, हम लोग ईस्ट से जाते हैं वेस्ट पार्ट से। तो वो वेस्ट पार्ट से ईस्ट गए और उनको फिर पहले क्या मिला, और वो इंडिया ढूंढ रहे थे लेकिन उनको मिला क्या? अमेरिका मिला। तो इसकी वजह से वो सी रूट फाइंड कर रहे थे, सर्च कर रहे थे सी रूट इंडिया का, लेकिन उन्हें मिला क्या? अमेरिका मिला। इसकी वजह से ये जो मिसकंसेप्शन है, इसकी वजह से जो अमेरिका है, नेटिव ऑफ अमेरिका, उसको रेड इंडियंस कहा गया, और जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है कैरेबियन में, उसे वेस्ट इंडीज कहा गया। उसके बाद वास्को ड गामा एक पोर्टुगल सेलर है, जो वास्को ड गामा उन्होंने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया। वास्को ड गामा नेटिव पोर्टुगल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। He and reached the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498. After the crossing Indian Ocean, the ruling king of Calicut, Zamorin, gave permission to the Portuguese to trade. अब वास्को ड गामा पोर्टुगल डिस्कवर थे, उन्होंने सी रूट किया, सेलर थे, उन्होंने सी रूट फाइंड किया
और उन्होंने केप ऑफ गुड होप, मतलब आप अगर देखोगे वर्ल्ड का मैप तो उसमें आपको दिखाई देगा केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के साउथर्न पार्ट के टिप पे है केप ऑफ गुड होप। वहाँ से उन्होंने वो पोर्ट से लेकर फिर वो इंडिया में आए कैलीकट के पास केरला 22 मई 1498 और इंडियन ओशन पूरा क्रॉस करके आए थे। उस टाइम पे कैलीकट का जो किंग था उसका नाम था जमोरिन और उसने परमिशन दी पोर्टुगीज को कि वो ट्रेड कर सकते हैं। The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it and appointed a commander-in-chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. Moving northwards, Albuquerque conquered Goa in 1506 CE. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai, and island of Lanka. अब पोर्टुगीज ने क्या किया, जैसे उनका मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया तो उन्होंने कैलीकट में ही 1500 में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और उन्होंने एक फोर्ट फॉर्म किया और उसको 45 मतलब उसको पूरा सराउंडिंग से अच्छी तरह वॉल्स वगैरह बना दिए। अपॉइंट किया वहाँ पे कमांडर इन चीफ जो उसका ध्यान रखेगा, जिसका नाम था अल्बुक्योर्क्यू और वो सेफगार्ड था वो फोर्ट का। नॉर्थवर्ड्स की तरफ अब अल्बुक्योर्क्यू ने क्या किया, गोवा अपने अंडर में कर लिया 1506 सीई में और 100 ईयर के अंडर में उन्होंने मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड लंका मतलब जो श्रीलंका है उसके कुछ आइलैंड्स अपने अंडर में उसने कर लिए थे। एंड ऑफ पोर्टुगीज रूलर, अब धीरे धीरे पोर्टुगीज खत्म मत हो गए, डच लोग आए। तो देखते हैं पोर्टुगीज रूलर के बारे में। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century द पोर्टुगीज एक्सपांडेड their trade to Bengal। At this time the Mughal emperor Shahjahan ruled from Delhi। The Subedar of Bengal complained to Shahjahan about the behavior of the Portuguese। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ship were burnt as per the order of the emperor। In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa। अब जो बिगिनिंग था 17th सेंचुरी में उसमें क्या हुआ, पोर्टुगीज धीरे धीरे मतलब एक्सपांड करने लगे, बंगाल तक चले गए और इस टाइम पे मुगल एम्परर शाहजहां ने दिल्ली में रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो सूबेदार थे बंगाल के उन्होंने कंप्लेन कर दी शाहजहां को कि जो पोर्टुगीज का बिहेवियर सही नहीं हो रहा है और इसकी वजह से 10 जो फोर्ट ऑफ हुगली वाज, जो हुगली का जो फोर्ट है उसे डिमोलाइज कर दिया गया, शिप जो है उसे जला दी गई और ऑर्डर टू एम्परर इन दिस वे, मतलब उनके ऑर्डर के मतलब जो शाहजहां ने उन्होंने ऑर्डर किया कि ये सारी चीज़ें हुगली का जो फोर्ट है उसे तबाह कर दो और वहाँ की जो शिप्स वगैरह उसे भी जला दी गई थी। और इसी वजह से जो पोर्टुगीज जो रूल है वो धीरे धीरे कम होता गया और उनकी टेरिटरीज कम हो गई। कहाँ तक रह गए, दीव, दमन एंड गोवा, बस ये 3 टेरिटरी तक पोर्टुगीज रह गए। अब कौन आए, पोर्टुगीज खत्म हुए। एट द एंड ऑफ 16th century द डच ऑफ हॉलैंड, नेदरलैंड जो अभी नेदरलैंड है, केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। अब वो ट्रेडिंग के लिए है। After 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. Initially, they established port of Pulicat and Madras, now Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. अब 100 साल के बाद, मतलब जैसे पोर्टुगीज आए उसके 100 साल के बाद 16th सेंचुरी में डच ऑफ हॉलैंड जो अभी नेदरलैंड है वो इंडिया में आए ट्रेडिंग के लिए और उन्होंने भी अपने फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया पुलिकट और मद्रास में जो अभी चेन्नई है वहाँ पर। और उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर खोला आगरा में 1663 में। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश का अराइवल हुआ इंडिया में
तो डच इतने ज़्यादा उनके कंपटीशन में नहीं आ पाए और डच भी वहीं पर ही उनका भी जो वो धीरे धीरे डिमोनिश होता गया, मतलब वो भी खत्म होता गया उनका जो ट्रेडिंग पार्ट था। अब ब्रिटिश ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by understanding trade with India. The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. He met Jahangir but did not get his permission to trade. Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India, who acquired a permission to establish a trading center in Surat. Later, Delhi went into the hands of Shahjahan. Shahjahan gave permission to the British to carry out trading Bengal. अब ब्रिटिश ने धीरे धीरे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया के साथ ट्रेडिंग के लिए। और ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, मतलब क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उनके मतलब कार्यकाल के टाइम पे 1600 CE की बात है, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की इंडिया में। और ये कंपनी जो थी वो क्या चाहती थी कि जितना भी वेल्थ हो, मतलब जो जितना भी पैसा हो वो इंडिया से वो ले सके और ट्रेडिंग कर सके। मर्चेंट्स को वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ ट्रेडिंग अगर वो लोग कर लेंगे तो उनका जो इंडिया का पैसा है वो धीरे धीरे वो अपने पास ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट शिप अराइव हुई थी इंडिया पे वो सूरत पोर्ट पे थी 1608 CE में, कैप्टन W. हॉकिंस की थी। लेकिन उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा था, लेकिन वो जहांगीर से मिले, जो किंग जहांगीर है, मुगल किंग है, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं ली ट्रेड करने के लिए। उसके कुछ सालों के बाद सर थॉमस रो आए इंडिया में और उन्होंने परमिशन ली, वो भी सूरत में ही ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने की परमिशन ली। और उस टाइम पे शाहजहां किंग बन चुके थे जहांगीर के बाद, और इसकी वजह से उन्होंने परमिशन दे दी ब्रिटिश को टू कैरी आउट ट्रेडिंग बंगाल में ट्रेडिंग करने के लिए उनको परमिशन मिल गई। सूरत में आए, फिर सूरत से वो बंगाल गए। उसी बीच में फ्रेंच पीपल भी आए थे। फ्रांस ने एस्टेब्लिश किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 CE में। देखो, फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE उन्होंने किया था। और उन्होंने एस्टेब्लिश फैक्ट्री की थी सूरत, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, जिसे पौंडीचेरी कहा जाता है। द हेड ऑफ फ्रेंच कंपनी को जोसेफ फ्रांसोइस डुप्लेक्स, जो हेड थे फ्रेंच के कंपनी के, उनका नाम था जोसेफ फ्रांसोइस डुप्लेक्स। और उनका डिजायर था कि वो यूरोपियन रूल को इंडिया में और एक्सपांड करें, मतलब और बढ़ाएं। Thus the French and the British stood in the competition, मतलब इसकी वजह से कि ब्रिटिश और फ्रेंच कंपटीशन में आ गए each other to become the strongest European company, strongest European country बनने के लिए वो लोग की competition चलने लग गई। There were innumerable disputes and battle, and finally the British emerged as the winner. However, the French retained their control over the trading center of Puducherry, Mahi and Chandranagar. अब बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, उनके बाद बीच में लड़ाई वगैरह हुई, बैटल्स हुए। फाइनली द ब्रिटिश एमर्ज एज विनर्स। The French retained the control over the trading center of Puducherry, Mahi and Chandranagar. मतलब ये सारी प्लेस पे फ्रांस ने कवर अप कर लिया था। डिस्प्यूट्स भी हुए थे उससे रिलेटेड उनके बाद, लेकिन अब क्या हो रहा है, ब्रिटिश ट्रेड जो है वो बंगाल में डेवलप होने लग गया है। The British first started their trade on the banks of the Hooghly and river Hooghly river के पास, and fought in the year 1651 CE। मतलब जो ब्रिटिश है उसने रिवर हुगली के पास अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया और 1651 CE में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, फोर्ट फॉर्म कर दिया था। The fort were garrisoned for their protection of the factory and got permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment।
अब जो औरंगजेब है उनकी वजह से मतलब उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, मुगल जो किंग है औरंगजेब वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो ब्रिटिशर्स है उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे कि आपको है ना कोई मतलब परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, कोई टैक्सेस पे नहीं कर, एनुअल टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उसकी जो मतलब है वो सारी चीज़ें हम प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी वो हम लेंगे, मतलब औरंगजेब लेंगे। By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Bardi Khan. After Ali Bardi Khan, his son Sirajuddaulah took charge. He got involved in a major battle with the British. अब इस टाइम के पास ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत रेस में मतलब बहुत अच्छा काम करने लग गई थी, बहुत पैसा कमा रही थी और बहुत पैसा बना रही थी। और उन्होंने ऑर्डर पास किया था बंगाल, पूरे बंगाल में कि कंपनी अवेल बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग, टैक्स फ्री ट्रेडिंग वो कर सकती है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो ऑफिसर्स थे जो प्राइवेट ट्रेडर में थे डिड नॉट पे द टैक्स, वो लोग भी टैक्स नहीं पे करते थे जो ट्रेडर्स थे वो। तो इससे अगर ऑब्वियसली अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट को रन करने में प्रॉब्लम होगा, तो उस टाइम पे जो भी किंग होगा उससे प्रॉब्लम होगी। तो उस टाइम पे जो थे और नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, उन्होंने बहुत अपोज किया इस सारी चीज़ों को, लेकिन नहीं माना गया, उसके डिस्प्यूट हुए बहुत सारे। फिर उनके बेटे आए अली वर्दी खान, वो भी उसमें भी कुछ उनके साथ भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में सिराजुद्दौला आए और उन्होंने मतलब चार्ज लिया बंगाल का, वो नवाब बने बंगाल के। देखो यहाँ पे सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756 में वो वहाँ के नवाब बने और उन्होंने उनके साथ उनकी लड़ाई हुई। देखो यहाँ पे एक है बैटल ऑफ प्लेसी की लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बारे में हम लोग जान लेते क्या है। सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के 1756 में और उन्होंने ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश, और मतलब उनको बहुत डाउट रहता था ब्रिटिश के ऊपर। और ब्रिटिश हैव द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय द कंस्पिरिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिश क्या कर रहे थे, जो सिराजुद्दौला के जो अगेंस्ट में है ना उनको ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे थे, और इसकी वजह से कि सिराजुद्दौला मतलब अपना जो उनका जो मतलब उनकी जो नवाब बनने वाले वो नवाब से वो इस्तीफा देते हट जाए। There were a frequent conflict with the British merchant regarding payment of taxes. When the British merchant failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to boil. He ordered that British should not fortify the factory, pay the taxes as per rules and trade as per the terms and conditions. This provocation was enough for Siraj to opt for war, and he succeeded in expelling the British from Calcutta. अब ये क्या हो रहा था, मतलब उसने मर्चेंट्स टैक्स पे नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से ब्रिटिश मर्चेंट तो इंडियन और फॉरेन मर्चेंट्स हैं उन वो लोग भी बोलने लगे थे वो पे नहीं कर रहे तो हम क्यों पे करेंगे। और यही सिचुएशन में क्या हुआ, ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, मतलब ब्रिटिश है ना फोर्टिफाई नहीं करेंगे फैक्ट्री को, मतलब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। पे द टैक्सेस एज पर रूल्स, वो रूल्स पे नहीं कर रहा, मतलब टैक्सेस पे नहीं करेंगे रूल्स के हिसाब से, ट्रेडिंग नहीं कर रहे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। और ये प्रोवोकेशन इनफ था सीरज के लिए, सिराजुद्दौला के लिए कि वो वॉर के लिए कर सके, और इसलिए ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कैलकाटा। कैलकाटा में उन्होंने ये सारी चीज़ों के लिए मतलब बोला उन्होंने कैलकाटा। और फिर बाद में आगे वॉर होती है। अब ब्रिटिश ने भी काउंटर अटैक किया, उनके ऊपर वापस से अटैक किया। लीडरशिप कौन थे, कौन लीडर थे, रॉबर्ट क्ल्यू थे उस टाइम पर ब्रिटिश सर्च के लीडर, और यहाँ पर सिराजुद्दौला थे। लेकिन विद द प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल, अब जो
उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को ब्राइब दी, मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं करप्ट किया, उसे पैसे दिए और बोला कि हम तुझे किंग बना देंगे, मीर जफर को किंग बना देंगे और सिराजुद्दौला को हरा के मीर जफर को हम बंगाल का नवाब बना देंगे और तुम हमारा साथ दो सिराजुद्दौला को हराने के लिए। तो ऐसा ही होता है, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ मीर जफर द कमांडर चीफ ऑफ सिराजुद्दौला का जो कमांडर चीफ है मीर जफर, उसके साथ मिलके रॉबर्ट क्लीव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसे मार दिया। और वो जो लड़ाई थी उसका नाम था बैटल ऑफ प्लेसी, वो हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, और ये पहली वॉर थी ब्रिटिशर्स ने किसी के खिलाफ की थी। Thus this war is considered to be a turning point in the history of India। और इससे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपना पैर जमाने लग गए थे, मतलब अपना एस्टेब्लिश मतलब अपना पैर जमाने लग गए थे वो इंडिया में, मतलब वो धीरे धीरे उनकी जो टेरिटरी है वो एक्सपांड करने लगे। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बारे में डिटेल को देख लेते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि मीर जफर को नवाब बनाएंगे, तो उन्होंने मीर जफर को नवाब बना दिया बंगाल का, और रॉबर्ट क्लीव है वो वापस से इंग्लैंड चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। मीर जफर बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड द ब्रिटिश, मतलब वो भी मीर जफर को भी प्रॉब्लम होने लगे ब्रिटिशर्स से। द कंपनी डिसाइडेड, अब कंपनी क्या करते हैं कि डिसाइड कर देते हैं सनी लॉ होते हैं मीर जफर के, जिनका नाम होता है मीर कासिम, उनको वो अपॉइंट कर देते हैं। ऐसे वो बहुत एफिशिएंट होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं, क्लेवर रूलर होते हैं, इसलिए उनको नवाब वो बना देते हैं। अब प्रॉब्लम होती है नवाब एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, अभी भी टैक्सेस वो पे नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम हो रही नवाब और जो कंपनी है उनके बीच में। अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर, मतलब फिर लड़ाई वापस से स्टार्ट होने वाली है। 1763 में मीर कासिम को डिफीट कर देती है कंपनी, लेकिन वो भाग जाता है, वहाँ से निकल जाता है वो, और वो रीऑर्गेनाइज करता है अपनी आर्मी को। मीर कासिम टीम अप करता है जिससे नवाब ऑफ ओध, शुजा उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II इन सब के साथ मिलके वो वापस से लड़ाई होती है, और एक कंबाइंड फोर्स होती है जो लड़ाई होती है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन जीत जाती है, और ऑल ऑफ सडन बंगाल, अवध जो लखनऊ है एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर द कंट्रोल, वो कंट्रोल में आ जाती है मुगल के और क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स के। रॉबर्ट क्लीव को वापस से भेजा जाता है कि ये सारा जो सिचुएशन हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह हुआ है, उसको आप उसके बाद का जो सिचुएशन उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, तो वो वापस जाते हैं। और इससे दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, एमर्ज एज द पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग के लिए आए थे, पहले वो लोग ट्रेडिंग के लिए आए थे, यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने एक पॉलिटिकल पावर बन गए इंडिया में, और उन्होंने बहुत साल तक राज किया। और फिर देखा है हमने कि 1857 में उनके अगेंस्ट में फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, और 1947 में जाके आफ्टर 90 ईयर्स हम लोग को 90 ईयर्स के बाद हमें आज़ादी मिली। तो ये था कि जो यूरोपियंस आए, मतलब अराइवल यूरोपियंस आए, डच आए, पोर्टुगल्स आए, और फिर ब्रिटिशर्स आए, ये सारी चीज़ें मतलब वो भी यूरोपियंस ही हैं, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ से ये लोग आए और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को अभी भी हम देख रहे हैं कि हम जो इंग्लिश है वो यूरोपियन लैंग्वेज ही है, हम यूरोप की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो जो चैप्टर इज गॉट फिनिश, जो रिमेनिंग थिंग है आपको जो एक्सरसाइज पार्ट है वो PDF मैनर में आपको मिल जाएगा। वी नीड टू कंप्लीट योर वर्क इन नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग, और बाकी सब डिटेल हैं। अगर इफ़ यू वांट टू सी योर बुक, अगर आपको बुक में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैप्स वगैरह दिए हैं तो आप रिफ़र कर सकते हो। ब्रिटिश रूल हैं कब तक था,
और जो हमारे जो फोर्टिंग का है, हमने आप सूरत फोर्ट भी गए होंगे, तो सूरत फोर्ट में भी आपने देखा था कि ट्रेडिंग के लिए सूरत में आए थे, सूरत फोर्ट हम गए थे। तो योर चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।